नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 हिंदी में चैप्टर नंबर 2 बचपन। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का नाम सेम है, बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। देखिए, इस पाठ की जो लेखिका हैं, मतलब इस पाठ को जो लिखने वाली महिला हैं, वो इस पाठ के अंदर अपने बचपन की कहानी हम लोग को सुना रही हैं, ठीक है। और साथ ही में उनके बचपन में हमारे बचपन में कितना फ़र्क है वो भी इस पाठ के अंदर हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत में जो लेखिका हैं वो ये कह रही हैं कि चलो बच्चों, मैं तुम लोग को आज अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ, मतलब मैं तुम्हें आज अपने बचपन की कहानी बताती हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। इसमें जो लेखिका हैं अब ये कह रही हैं कि वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे कुछ इतनी मतलब उम्र में बड़ी हैं कि भाई वो उन बच्चों की दादी भी लग सकती हैं, नानी भी लग सकती हैं। मतलब ये है कि जो लेखिका हैं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और साथ ही में इसमें ये कह रहे हैं कि लेखिका के परिवार में, मतलब लेखिका की जो फैमिली है उसमें सब लोग उनको जीजी जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहने, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, घाघरे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो देखिए, अब लेखिका इसमें ये कह रही है कि हाँ, मैं आजकल भाई कुछ सयाना का मतलब एक तरीके से ये कहना चाह रही कि भाई अब ये उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, तो इसीलिए अब उनको जो जीवन है उसका काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। तो इसीलिए अब जो लेखिका कह रही हैं कि वो खुद को बहुत ही सयाना यानी कि समझदार महसूस कर रही हैं। और लेखिका कह रही हैं कि शायद ऐसा इसलिए है कि मेरा जन्म बीती हुई शताब्दी यानी कि इससे पहले इससे पहले के जो 100 साल हैं उसमें हुआ था। और लेखिका ये भी कह रही हैं कि उनके भाई पहनने ओढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। मतलब वो जैसे कपड़े पहनती हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थीं, जैसे कि नीला रंग हो गया, जामुनी रंग हो गया, ग्रे कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, चॉकलेटी कलर हो गया। और अब ये कह रही हैं कि लेखिका का मन ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनने का नहीं, बल्कि हल्के रंग के कपड़े जैसे कि सफ़ेद हो गया, ये पहनने का करता है। पहले के टाइम पे जो लेखिका हैं वो फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, घाघरा ये सब पहना करती थी, और अब वो चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ता पहनती हैं। बचपन की कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद है। लेखिका ये कह रही हैं कि भाई उन्होंने बचपन में जो फ़्रॉकें पहनी थी उनमें से कुछ तो उनको अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ़्रॉक, अब ये कौन कौन सी फ़्रॉकें इनको याद हैं वो बता रही हैं। तो कह रही हैं कि मेरी जो फ़्रॉक थी वो हल्की नीली रंग की थी और पीली धारी वाली थी। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, और ऐसी फ़्रॉक याद है जिसके जो कॉलर हैं वो गोल थे और साथ ही में जो आस्तीनें हैं यानी कि जो बाजू है उस पे भी गोल कफ लगे हुए थे। एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, और एक कह रही कि भाई एक काफ़ी हल्के लाइट पिंक यानी कि हल्के गुलाबी रंग का था, जिसमें मतलब चुन्नटों वाली वो थी, क्या बोलते हैं उसको, चुन्नटों वाली बढ़िया से नीचे झालर टाइप की लगी हुई थी।
नीचे गुलाबी रंग की फील, और उसके नीचे क्या थी, गुलाबी रंग की फील थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका ये कह रही हैं कि भाई जब वो बच्ची थी तब उस समय फैशन हुआ करता था कि फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखा जाएगा और बालों को रिबन से, मतलब रंग बिरंगे रिबन से बांधा जाएगा। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। अब इसमें ये अपनी एक और फ्रॉक की बात करें जो कि लेमन यानी कि नींबू के रंग की थी, मतलब हल्के पीले रंग की थी, और उसके नीचे क्या थी, फर लगी हुई थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे उसके साथ सफ़ेद कोटी। देखिए इसमें ये कह रहे कि इनको दो ट्यूनिक कपड़े पहनने की ड्रेस होती है, तो ये कह रहे कि दो ट्यूनिक भी इनको याद है, जो जिसमें पहले जो है उसका रंग चॉकलेटी था और अंदर जो कोटी थी वो कैसी थी, प्याजी रंग की। प्याज आपने देखा है, तो जैसा प्याज का रंग होता है वैसे रंग की थी, और दूसरी ग्रे कलर की थी जिसके साथ में एक सफ़ेद कोटी भी थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। अब ये कह रहे हैं मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग याद है। मोजे जो हम लोग जूते में पहनते हैं, और स्टॉकिंग जो है वो मोजे जैसी होती है, बस ये काफ़ी लंबी लंबी होती है, घुटनों से ऊपर ऊपर तक की होती है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। अब लेखिका ये कह रही हैं कि भाई जब वो बच्ची थी, जब वो छोटी थी, तब उनको जो मोजे हैं वो खुद से धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, और उन मोजों को नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जाता था, इसकी उनके घर में मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। अब लेखिका ये कह रही हैं कि भाई जब भी इतवार संडे को बोलते हैं, पहले के टाइम पे जो संडे है उसको इतवार कहा जाता था, तो इसमें ये कह रहे कि हर बच्चा जो है वो इतवार की सुबह इसी काम में, किस काम में, अपने मोजों को धोने के काम में लगता था। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। और फिर ये कह रहा है कि भाई मोजे धोने के बाद में सभी बच्चे क्या करते, अपने अपने जो जूते हैं उनको पॉलिश करके बढ़िया से चमकाया करते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। लेखिका अब ये कह रही हैं कि जब हम लोग जूतों को ब्रश से या कपड़े से बढ़िया से रगड़ते तो जो पॉलिश की जो चमक होती, पॉलिश यानी कि जो काली काली चमक होती है, वो खूब बढ़िया से उभरने लगती। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अब इसमें लेखिका ये कह रही हैं कि इसीलिए मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई अब तो कई नए नए प्रकार के जूते आ गए हैं, और अब जो नए जूते आ रहे हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, मतलब काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाले और काफ़ी अच्छे हैं। पहले के टाइम पे लेखिका ये कह रही हैं कि जब उनको जूते दिए जाते थे कोई भी नए, तो उसके साथ में उनके साथ आने वाले जो छाले हैं उनका भी इलाज शुरू हो जाता। देखिए जब भी आप कोई नया जूता या फिर आप कोई नई चप्पल लेते हो तो कुछ दिन वो आपके पैर में सही से फिट नहीं होती है, और जहाँ पर भी वो जूता या चप्पल रगड़ता है वहाँ पे छाले आपके अक्सर आ जाते हैं। तो लेखिका भी उसी बात को कह रही हैं कि भाई जैसे ही नए जूते उनको मिलते थे उसके साथ में छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। अब इसमें लेखिका ये कह रही हैं कि जब भी कोई लंबे सफ़र पर ये निकला करती थी तो अपने साथ में रुई भी रखती थी। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, और अगर इनको ऐसा लगता कि भाई जूता इनके पैर को काट रहा है तो मोजे के अंदर रुई लगा देती ताकि जूता ज़्यादा ना घिसे। हाँ, तुम्हारे हमारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब लेखिका ये कह रही कि हाँ अब भाई तुम्हारे और हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुके हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता। लेखिका ये कह रही कि हर शनिचर यानी कि सैटरडे को इनको ऑलिव ऑयल या फिर कस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल कस्टर्ड ऑयल, ये सभी हमारे जो ऑलिव ऑयल है वो ऑलिव एक छोटे छोटे से फल आते हैं उससे बनता है, और कस्टर्ड इसकी खेती की जाती है उससे बनाया जाता है। तो जो ऑलिव ऑयल जो कस्टर्ड ऑयल है ये इनको रोज़ कह रहा हूँ सैटरडे को पीना पड़ता।
यह एक मुश्किल काम था। शनिवार की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। देखिए जो तेल है ना, फिर वो भले किसी भी चीज़ का तेल क्यों ना हो, तेल पीना बहुत ही बेकार, मतलब बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस होता है। जिन जिन लोगों ने भी तेल पिया हुआ है उनसे अगर आप जाके पूछोगे कि भाई तेल पीना कैसा लगा, तो यही कहेंगे कि भैया बड़ा बेकार लगा था तेल पीना, बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ होती है ना, मैं तो खा भी नहीं पाता हूँ, तो पीना तो बहुत ही दूर की बात है। तो तेल पीना भाई बहुत ही ख़राब होता है। और एक जो सबसे बुरी बात होती है ना तेल पीने में, वो है कि उसकी स्मेल, अगर आपने एक बार पी लिया है तो उसकी स्मेल आपके मुंह में आती ही रहेगी, जल्दी जाने नहीं वाली। तो लेखिका भी यही कह रही हैं कि भाई रोज़ जब भी शनिवार की सुबह होती तो इनको ऐसा लगता कि भाई सवेरे से ही जो तेल की स्मेल है, जो तेल की बदबू है, वो नाक में मानो भरी हुई है। छोटे शीशे की गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। अब लेखा ये कह रही हैं कि भाई इनको छोटे शीशे की गिलास में तेल दिया जाता था और उस तेल पे खुराक के निशान होते थे। खुराक के निशान मतलब इतना मिलीलीटर, मतलब 4 5 6 ऐसे मिलीलीटर का निशान लगा रहता था। तो ये कह रही कि भाई उस गिलास को देखते ही मितली यानी कि जी मत लाने लगता था, इनको अजीब सा लगने लग जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका ये कह रही हैं कि भाई मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग बचपन में वो शनिवारी दवा मतलब कि तेल नहीं भी पीते, तब भी हमारी सेहत में कोई दिक्कत नहीं आती, हम तब भी स्वस्थ ही रहते। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब लेखिका ये कह रही हैं कि भाई चलो बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके समय और हमारे समय में कितना बदलाव आ चुका है। यहाँ तक कि जो हमारे बचपन की दिलचस्पियाँ का इनसे मतलब है कि भाई जो बचपन में हम लोग काम किया करते थे, जैसे कि खेला, मतलब जो खेल हो गया और खिलौने हो गए, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो यही कह रहे हैं कि भाई जो बचपन के शौक़ हैं आपके और हमारे बचपन के जो शौक़ हैं उनमें कितने फ़र्क हैं, मतलब कितने बदलाव आ चुके हैं, ये बात लेखिका आप बताने वाली हैं। याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं। लेखिका पहला फ़र्क तो ये बता रही कि भाई उन दिनों घर के अंदर क्या होते थे, ग्रामोफोन होता था। ग्रामोफोन देखिए रेडियो जैसा ही होता है, मतलब रेडियो जैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही रेडियो होता है, लेकिन थोड़ा अलग होता है ग्रामोफोन, ठीक है। तो इसमें यही कह रहे कि भाई उन दिनों घरों के अंदर ग्रामोफोन होते थे और तब टीवी और रेडियो की सुविधा नहीं थी। मतलब ये नहीं कि भाई अभी तो आपको टीवी देखने को मिलेगा, जो चैनल चाहो वो चैनल लगाओ, लेकिन जब लेखिका छोटी थी तब उनके घर में सिर्फ और सिर्फ क्या था, ग्रामोफोन ही था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। लेखिका ये कह रही कि जब ये छोटी थी तब इनके टाइम पे कुल्फ़ी मिला करती थी। हालांकि कुल्फ़ी तो अब भी मिलती है, लेकिन अब देखो क्या है कि भाई आइसक्रीम ज़्यादा बिकती है। लेकिन लेखिका ये कह रही कि भाई जब ये छोटी थी तो इनके टाइम पे कुल्फ़ी खूब बिका करती थी, आइसक्रीम नहीं होती थी। लेकिन अब आइसक्रीम ज़्यादा बिकती है, कुल्फ़ी कम मिलती है। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गए हैं और तब कचौड़ी और समोसे ये खूब मिला करते थे होटल पे, और अब आपको क्या मिलेगा, आपको पेटीज़ मिलेगी। मतलब पेटीज़ एटीज़ आने लगी, तब पेटीज़ नहीं आया करती थी। सहतूत और फालसे अब खसखस और नहीं, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में पहले के टाइम पे, यानी लेखिका के बचपन के टाइम पे सहतूत हो गया, फालसे हो गया, खसखस हो गए, तीनों फल होते हैं। इन तीनों के क्या आते थे, शरबत आया करते थे। लेकिन अब क्या आता है, अब भाई इनकी जगह पे कोक, पेप्सी, मिरिंडा, लिम्का ये सब मिलने लग गया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट विमटो मिलते थे। अब ये कह रहे कि भाई उन दिनों कोक यानी कि कोल्ड ड्रिंक, मतलब कि ये जो लिम्का, फैंटा, मिरिंडा ये सब है, ये सब नहीं मिला करता था, बल्कि लेमनेट यानी कि नींबू पानी मिला करता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। अब भाई देखो शिमला और नई दिल्ली में ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो वहाँ पे बड़े हुए बच्चे हैं, तो वहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट की बात कर रही हैं, वेंगर्स और डेविको। अब भाई मुझे तो पता नहीं कि इस प्रकार के रेस्टोरेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर कोई बच्चा है जो कि वीडियो देख रहा है दिल्ली या शिमला का रहने वाला, तो अपने घर में किसी बड़े से जाके पूछे कि क्या उनके टाइम पे ये जो वेंगर्स और ये डेविको रेस्टोरेंट है ये क्या हुआ करते थे।
चलिए अच्छा ठीक है। तो इसमें लेखिका ये कह रही हैं कि भाई शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको तो भाई जो वेंगोस और डेविको रेस्टोरेंट में जो चॉकलेट और पेस्ट्री मिलती थी वो उनको बड़ी अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब लेखिका ये कह रही हैं कि भाई हम भाई बहनों की मतलब इनके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनकी ड्यूटी होती थी कि भाई आज तुम ब्रेड लेने जाओगे, कल तुम जाओगे, इस तरीके से ड्यूटी लगती थी रोज़ शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने को। देखिए ब्राउन ब्रेड आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो हमारी नॉर्मल ब्रेड होती है उसी की तरह होती है, बस उसका जो कलर है वो ब्राउन ब्राउन होता है और वो गेहूं की ज़्यादा बनी होती है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। लेखिका ये कह रही कि भाई इनका जो घर हुआ करता था वो मॉल से मतलब जहाँ पे लोग शॉपिंग किया करते थे, खरीदारी किया करते थे, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। कह रही कि बस एक छोटी सी चढ़ाई करनी पड़ती और एक मैदान है गिरजा मैदान, वहाँ पे पहुँच जाया करते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, और वहाँ से एक उतराई उतरो और मॉल पर पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि भाई वहाँ पहुँचकर मतलब मॉल पहुँचकर वहाँ पे एक कन्फेक्शनरी काउंटर था। देखिए कन्फेक्शनरी काउंटर हम उस काउंटर को या फिर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर हमको खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि चॉकलेट हो गए, बिस्किट हो गए, केक हो गए, एक तरीके से बेकरी मान लीजिए। जो बेकरी है वही हमारी कन्फेक्शनरी काउंटर होती है एक तरीके से। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई कन्फेक्शनरी काउंटर पे जब ये लोग पहुंचते थे तो वहाँ पे भाई इनको तरह तरह की मन भावी मतलब तरह तरह की अच्छी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका ये कह रही कि भाई इनको हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, मतलब ये हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीद सकती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता। अब लेखिका ये कह रही कि सबसे ज़्यादा अगर घर में किसी के पास में चॉकलेट टॉफ़ी रहती तो किसके पास में रहती? लेखिका के पास में ही रहती। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौट कर साइड बेड पर रख देती और रात में खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से ले लेके खाती। अब लेखिका ये कह रही कि जब भी ये चॉकलेट खरीदती तो वहीं खड़े को तुरंत नहीं खाती, बल्कि ये उसको घर ले आती और फिर अपने बिस्तर के किनारे रख देती और रात को जब ये खा पी कर भाई सोने वाली होती तो उससे पहले लेटे लेटे खूब मज़े से खाती। देखिए लेखिका तो ऐसा कर रही हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर आप रात में सोने से पहले कुछ मीठा खा रहे हो और अच्छे से आपने ब्रश व्रश नहीं किया या मुंह नहीं साफ़ किया है तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई हमारे मुंह के अंदर ऐसा बैक्टीरिया मौजूद है जो कि हमारे मुंह के अंदर मौजूद जो चीनी होती है उसको तोड़ के उसका एसिड यानी कि तेजाब बना देता है और यही तेजाब आपके दांत को ख़राब कर देता है। इसीलिए आपको क्या करना है भाई, सोने से पहले अगर कुछ मीठा खा रहे हो पहले तो खाओ नहीं, और अगर खा रहे हो तो अच्छे से मुंह को साफ करके फिर बढ़िया से सो। ठीक है, चलिए अच्छा। शिमला में काफल भी बहुत ज़्यादा आते थे। अब ये कह रहा है भाई शिमला के काफल भी बहुत ज़्यादा आते थे। काफल फल होता है, छोटे छोटे फल होते हैं, खट्टे मीठे, कुछ खट्टे होते और कुछ कैसे मीठे होते, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आया। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग में भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। तो लेखिका अब ये कह रही हैं कि भाई उस टाइम पे क्या आते थे, शिमला के बहुत मशहूर काफल आया करते थे जो कि खट्टे मीठे होते थे और खूब सारे रंग बिरंगे मतलब उनका रंग अलग अलग हुआ करता था। और साथ ही में ये भी कह रही हैं कि भाई सोच कर ही मतलब काफल के बारे में सोच कर ही लेखिका के मुंह में पानी आ जा रहा है, मतलब इतने स्वादिष्ट हुआ करते थे। और साथ में लेखिका ये भी कह रही हैं कि भाई उस टाइम तो चेस्टनट भी एक गजब की चीज़ थी, मतलब भाई चेस्टनट भी एक बहुत कमाल की चीज़ थी, जैसे फली होती है वैसे ही चेस्टनट भी होता है। तो ये कह रही चेस्टनट भी कमाल की चीज़ थी, उसको आग में भूनो, छिलका छीलो और मुँह में खा लो, मतलब बड़ा स्वाद आता था उसमें। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई चने जोर गरम मतलब और अनारदाने का चूरन उस टाइम पे आया करता था। देखिए अब तो आपको ये वाला चूरन ज़्यादा मिलेगा नहीं, ये वाला चूरन मैंने भी अपने बचपन में खाया है, बहुत मस्त लगता था। 2 रुपये 3 रुपये की पुड़िया आती थी और कई कई तो वैसे आती थी, मतलब लंबी लंबी पुड़िया होती थी, 5 रुपये की पन्नी होती थी, उसको फाड़ो, उसका चूरन निकालो, बढ़िया मस्त खाओ, खूब अच्छा अच्छा मीठा मीठा और खट्टा खट्टा स्वाद एकदम आया करता था, मज़ा आ जाती थी एकदम।
पुराने कागज़ की बनाई हुई पुड़िया में नीरे हाथ का कमाल है। ये कहते कि भाई इनके टाइम पे जो चूरन वूरन आता था, इसकी पुड़िया हाथ से बनाई जाती थी और उसका भी अपना ही एक कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। और भाई बता रही कि भाई उस ज़माने की जो पुड़िया थी कैसी थी, तो ये कह रही कि भाई उस टाइम पे पुड़िया को कोन शेप में, कोन शेप मतलब कि नीचे से पतला होता था और ऊपर से चौड़ा होता था, इस तरीके से फोल्ड करते थे और उसमें चने डाल देते थे। और फिर जब भी व्यक्ति वो खरीदता था तो वो जो मतलब चौड़ा वाला हिस्सा है उसको झुका झुका के बढ़िया से चने निकाल के खा लेता था। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अब ये कह रहे हैं कि भाई इनके टाइम पे एक पिक्चर आई थी जिसका गाना था चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लेके आया। ये जो गाना था ये उनके टाइम का बड़ा मशहूर था और हर बच्चे के लफ्ज़ पे, मतलब कि हर बच्चे को ये गाना आया करता था इनके टाइम पे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुकवाते और कुछ बच्चे तो चने की जो पुड़िया है उस पर जो गरम मसाला है वो भी उस पर छिड़कवा देते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। अब ये कह रहे कि भाई चने में पुड़िया में इतना चना होता कि भाई पूरा गिरजा मैदान का चक्कर लगा दो तब भी वो पुड़िया चलती रहती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने का एक खास ही लय रफ्तार थी। और ये कह रहे कि भाई जैसे जैसे ये लोग खाते जाते वैसे वैसे कदम उठा के लोग चलते जाते। और ये अब उस घटना को याद करके कह रही कि भाई उस घटना की भी अपनी एक अलग ही लय रफ्तार थी। चना जोर गरम, एक सेकंड, अच्छा हाँ ठीक है यहीं पे लय रफ्तार थी, ठीक, यहाँ से आपको रीड कराना है। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। ये कह रही छुटपन यानी कि जब ये बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तब इन्होंने शिमला रिज के बड़े मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है, वहाँ पे घोड़ों की सवारी भी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है और शिमला के हर बच्चे को ये मौका मिलता ही है कि भाई वो घोड़ों की सवारी कर सके। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। इसमें ये कह रहे कि पता नहीं क्यों लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो घोड़ों को हम लोग कुछ कमतर यानी कि थोड़ा सा बुद्धू प्रकार का समझा करते थे, उन पर हंसते थे, मतलब उनकी मूर्खता पे हम लोग हंसा करते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। लेखिका ये कह रही कि भाई जो ननिहाल यानी इनकी नानी के यहाँ के जो घोड़े हुआ करते थे वो खूब दिखने में सुंदर होते थे और खूब हष्ट पुष्ट यानी कि खूब स्वस्थ, मतलब खूब हट्टे कट्टे हुआ करते थे। अब लेखिका ये कह रही कि भाई उनकी बात फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी ये आगे की कहानी बता रही हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे। अब ये कह रही भाई शाम का वक्त जब होता था तो वहाँ खूब रंग बिरंगे गुब्बारे हुआ करते थे। सामने जाखू का पहाड़ और सामने एक बहुत बड़ा क्या था, पहाड़ था। ऊंचा चर्च जहाँ पे क्रिश्चियन लोग पूजा करने जाते हैं, इसको हिंदी में गिरजा घर भी कहते हैं। तो वही कह रहे कि भाई ऊंचा सा एक चर्च था और चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। और जब भी उसके ऊपर लगी यानी चर्च के ऊपर लगी हुई बड़ी सी घंटी बजती तो उसकी जो गूंज है, मतलब घंटी की जो आवाज़ है वो खूब जोर तक फैलती और ऐसा लगता कि भाई मानो घंटी की आवाज़ से जो भगवान यीशु हैं वो खुद कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब वो खुद कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। अब जो लेखिका हैं वो ये कह रही हैं कि भाई सामने जो आकाश है, मतलब सामने जो आसमान है उसमें सूर्यास्त हो रहा है। देखिए एक तरीके से अब ये जो मैं लाइन आपको समझा रहा हूँ ना, एक काम करो आप सभी बच्चे लोग आंख बंद करो और
जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसी कल्पना करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि भाई मान लो ऐसी जगह पे आप खड़े हो कि सामने क्या हो रहा है भाई, सूर्यास्त हो रहा है। साथ ही में सूर्यास्त होने के कारण क्या होता है, आसमान में हमको गुलाबी और सुनहरी रंग की धारियां नजर आती हैं। तो वैसी धारियां नजर आ रही हैं और दूर दूर तक पहाड़ फैले हुए हैं और भाई उनके जो मुखराने हैं वो क्या है, गहराने लगे हैं। और देखते ही देखते हर जगह पे लाइट यानी कि जो बत्ती है वो जलने लग गई। कितना शानदार दृश्य है कि नहीं? ऐसी कल्पना करो, बहुत कमाल का दृश्य है ये। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकान की चमक के भी क्या कहने। इसमें ये कह रहे कि भाई रिच पे जो रोशनी हुआ करती थी और जो दुकानों की चमक होती थी वो भी क्या कमाल की होती थी, उसका भी भाई क्या कहना। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और ये कह रहा है भाई जब भी शाम होती थी वहाँ खूब भीड़ उभरा करती थी। जहाँ पे ये अभी बात करें स्कैंडल पॉइंट की, वहाँ पे खूब भीड़ होती थी और खूब कोलाहल होता था, मतलब खूब शोर शराबा होता था। तो लेखक ये कह रहे कि भाई इन सबके भी क्या कहने। सर्वर सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो स्कैंडल पॉइंट है उसके सामने एक दुकान थी और दुकान के शोरूम के अंदर एक ट्रेन है जिसका नाम है शिमला कालका। उसका एक मॉडल, मतलब कि उसका एक छोटा सा वर्जन वहाँ पे था। इसकी पटरियाँ और उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बे वाली ट्रेन, और उस पर क्या थी, छोटी सी पटरी थी, उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन खड़ी हुई थी। एक और लाल टीन की छत वाली स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। इसमें ये कह रहा है कि भाई और क्या थी, लाल टीन वाला स्टेशन था, थोड़ी दूर पे सिग्नल वाला खंबा और जगह जगह पर सुरंगें भी बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार गाड़ी वही थी। अब ये कह भाई पिछली सदी यानी कि जो बीत गया है 100 साल है, उस टाइम की जो सबसे तेज रफ्तार की गाड़ी थी वो भाई वही हुआ करती थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, और इनके टाइम पे कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को भाई मिल जाया करते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, और इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जब भी दिल्ली में हवाई जहाज़ की आवाज़ आया करती थी तो बच्चे अपने घरों से दौड़कर बाहर जाते थे हवाई जहाज़ को देखने के लिए। भाई वो ये देखो, ये चीज़ उस टाइम की नहीं, इस टाइम भी अगर हवाई जहाज़ की आवाज़ आती है तो भाई मेरे घर के जो आसपास के बच्चे हैं अब भी वो घर से बाहर निकलते हैं उसको, प्लेन को देखने के लिए। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर, और ये कह रहे हैं कि इनको प्लेन कैसा दिखता है, इनको ऐसा दिखता है कि भाई मानो एक बहुत ही भारी भरकम मतलब बड़ा सा पक्षी है जो कि अपने पैर कह रहा हूँ पंखों को फैलाए हुए उड़ रहा है। यह देखो और वहाँ गायब, ये देखो और तुरंत थोड़ी देर में शून्य से प्लेन गायब हो जाता है। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। इसमें ये कह रही कि भाई जो प्लेन है उसकी स्पीड भी बड़ी तेज हुआ करती थी। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई जिस दुकान के अंदर ट्रेन का मॉडल था उसके बगल में एक और दुकान थी, और वो ऐसी दुकान थी जिसको लेखिका कभी भुला नहीं सकती। क्यों भुला नहीं सकती? यह वो दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आँख के डॉक्टर अंग्रेज थे। इसमें यह कह रही कि भाई ये वो दुकान थी जहां पर मेरा पहला चश्मा बना था, और इस दुकान में जो डॉक्टर बैठे हुए थे वो एक अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँख में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। अच्छा, इसमें ये कह रही कि भाई शुरू शुरू में जब इनके चश्मा लगा तो इनको बड़ा अटपटा लगा करता था, मतलब इनको बड़ा अजीब सा लगता था, और कोई भी इनको देखता तो भाई पूछता कि भाई क्या हो गया, आँख में कोई समस्या है क्या। अब जब भी ऐसा इनसे पूछा जाता तो जो डॉक्टर ने इनको बात कही थी वही बात ये उस व्यक्ति को पूरी की पूरी बता देती। अब और फिर ये भी कहती कि भाई डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि थोड़ी दिनों तक मैं ये चश्मा पहनूंगी तो थोड़े दिन बाद ये अपने आप उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। अब इसमें कह रही कि भाई डॉक्टर साहब ने भरोसा तो दिलाया था कि चश्मा आपका जल्दी उतर जाएगा, लेकिन अब इतने साल हो गए, मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन भाई चश्मा मेरा अभी भी नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, और हुआ भी तो क्या, इनका नंबर ही कम होता रहा।
मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। अब लेखिका ये कह रही हैं कि भाई अपना नंबर कम होने की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और क्यों हूँ? आप जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा? अब लेखिका ये कह रही कि अगर दिन की रोशनी छोड़कर आप रात में टेबल लैंप के सामने बैठ के काम करोगे तो आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं तो भाई और क्या होगी? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। इसमें लेखिका ये कह रही कि जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे जो चचेरा भाई है, चचेरा भाई मतलब कि चाचा या मामा का लड़का, उसने मुझे छेड़ा था मतलब कि तंग किया था। कैसे तंग किया था? आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यहाँ नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उनके जो चचेरे भाई है वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। कैसे? एक तरीके की कविता बनाकर आंख पे चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, मतलब भाई ताकि दूर की सूझ हो, मतलब खूब बुद्धि चले। लेकिन लड़की को ये नहीं पता, मतलब लड़की को ये नहीं मालूम कि भाई लड़की की सूरत किसकी? लंगूर की। कुछ भी कहो, वैसे कविता तो अच्छी है, इनके भाई में काफ़ी टैलेंट है कवि बनने का, लेकिन बने नहीं, दुख की बात है। चलिए अच्छा, मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। इसमें ये कह रहे कि भाई थोड़ा ये खीखी मतलब करी और कि इन पे भाई आखिर ये बात क्यों बोली जा रही, लेकिन इनको उस बात का बुरा नहीं लगता कि जब भी कोई इनका मजाक उड़ाता। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी, देखती रही। इसमें लेखिका ये कह रही कि भाई जब इनके चचेरे भाई जो भी थे वो चाय पी के चले गए तब ये अपने कमरे में आई, शीशे के सामने खड़ी हुई, कई देर तक खुद को देखती रहीं। कभी चश्मा उतारे कभी पहने, ऐसे ही देखती रहीं। और थोड़ी देर बाद देखने के बाद में इनके मन में जो इनके भाई की बोली हुई कविता है वही याद आ गई। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मतलब अब इनको वही जो है कविता याद आ रही है और ये खूब खुश होके हंस रही हैं उस पर। मैंने अपने छोटे भाई के टोपा उतार कर सिर पे रखा। अब ये कह रही कि भाई मैंने उसके बाद अपने जो छोटा भाई है उसका टोपा उठा के सिर पे रखा। कुछ अजीब लगा, कुछ अच्छा भी और मजाकिया भी। और इनको खुद को देखने पे, मतलब आईने में जब इन्होंने खुद को देखा भाई अपने छोटा भाई का टोपा सिर पे रखे, तो इनको कुछ अजीब लगा, कुछ मजाकिया भी लगा और कुछ देखने में भाई इनको पसंद भी आया, मतलब कुछ इनको अच्छा भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब ये कह रही कि भाई जब इनके पहली बार लगा था तब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब इनके मानो चेहरे के साथ ही चश्मा घुल मिल गया हो। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। अब ये लेखिका ये कह रही कि जब कभी भी चश्मा उतार देती तो इनको ऐसा लगता कि भाई मानो इनका चेहरा खाली खाली है। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑफलाइन ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, उसमें एक स्टूडेंट आती है मेरे यहाँ, उसके चश्मे लगे, मतलब उसका चश्मा लगा हुआ है और उसने एक बार चश्मा उतारा, मतलब साफ़ करने के लिए उतारा, उसकी आंखें इतनी छोटी छोटी देखने में लग रही थी ना, मतलब बड़ी मजाकिया टाइप की लग रही थी। तो उसको मतलब आदत पड़ गई चश्मे के साथ में देखने पे। जब भी बिन चश्मे के उसको देखता हूँ मुझे हंसी आने लग जाती है, पता नहीं क्यों। याद आ गया वो टोपा। अब लेखिका ये कह रही कि भाई कहानी बताते बताते मुझे वो टोपा याद आ गया जो कि इनके भाई का था। काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। अब ये कह रही हैं कि भाई आपको एक कहानी, बच्चों आपको कहानी बताते बताते जो लेखिका हैं उनको खुद को वो टोपा, लंगूर की सूरत और वो चश्मा याद आ गया। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब लेखिका ये कह रही कि हाँ अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो भाई मुझे अब सिर पे टोपा लगाना बड़ा अच्छा लगता है। टोपी लगाना शिमला में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि भाई शिमला में क्या होती है, ठंड रहती है, तो टोपी से क्या है, कान वन झापे रहेंगे। अच्छा, मैंने कई रंगों की जमा कर ली। अभी कहे कि इनके पास कई रंगों की टोपी है। कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबिते वाली हिमाचली टोपी। इसमें ये कह रही कि भाई कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना जो कि थोड़ा दिक्कत देता है, और कहाँ भाई सहज सुबिते वाली। देखिए ये एक मराठी हमारे 3 वर्ड हो गए, सहज, सहल और सुबिते। इसका मतलब होता है आराम से सफ़र करना। ठीक, एक तरीके से यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाई कहाँ एक तरफ थोड़ी परेशान करने वाला दुपट्टा और दूसरी तरफ आरामदेह हिमाचली टोपी। इसी के साथ में हमारा ये जो पाठ है
ये मतलब जो चैप्टर था ये पूरा खत्म। और इसके लेखक है बेटा कृष्णा शोभती। ठीक है, ये हैं इस पाठ के लेखक। अब इसके बाद में प्रश्न उत्तर हैं। चलिए अच्छा, मैं प्रश्न उत्तर से पहले एक बार आप लोग को पूरा रिवीजन करा देता हूं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन रिवीजन करा देता हूं तो इससे आपको पूरी तरीके से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, तो इसमें एक लेखिका हैं जो कि अपने बचपन के बारे में इस पाठ के अंदर बता रही हैं, और साथ ही में ये भी बता रही हैं कि उनके बचपन में और हमारे बचपन में कितने ज़्यादा फ़र्क आ गए हैं। तो पहले तो लेखिका ये कह रही हैं कि जब वो छोटी थी तब वो खूब रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी। वो खूब अलग अलग प्रकार के कपड़े, जैसे कि फ्रॉक हो गई और साथ ही में स्कर्ट हो गई, लहंगे हो गए, ये सब वो पहना करती थी। और अब जब वो बूढ़ी हो गई हैं तो वो हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। अब लेखिका ये कह रही हैं कि भाई इनमें से कुछ फ्रॉकें जो कि उन्होंने बचपन में पहनी थी वो उनको अब तक याद हैं, और उनमें से कुछ फ्रॉकें थी जो कि हमारी कैसे हुआ करती थी, नीली हो गई, पीली धारीदार वाली हो गई, जिनके कॉलर गोल था और बाजू पे गोल कफ थे। तो ये सब लेखिका बता रही हैं। और साथ ही में अपने कुछ और कपड़ों के बारे में बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई मुझे उस टाइम के 2 ट्यूनिंग भी याद है, जिनमें पहले वाले में चॉकलेटी रंग था और अंदर कोटी प्याजी रंग की थी, और दूसरी जो थी वो ग्रे कलर की थी और उसके साथ में सफ़ेद रंग की कोटी थी। अच्छा, अब इसके बाद में जो लेखिका है वो कह रही कि उन्हें अपने बचपन के मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, और साथ में ये भी कह रही हैं कि बचपन के टाइम पे जो इनके मोजे होते थे वो इनको खुद से धोने पड़ते थे। नौकरों से धुलवाना या नौकरों को उनको मतलब वो मुझे नौकरों को देना अलाउड नहीं था इनके घर में, उसकी मनाही हुआ करती थी। और ये कह रही हैं कि संडे वाले दिन सभी बच्चे इसी काम में बैठते। पहले तो वो मोजों को खूब बढ़िया से धोते और फिर ब्रश या फिर कपड़े से जो जूता है उसको पॉलिश करके चमकाया करते थे। और साथ ही में जो लेखिका हैं ये भी कह रही हैं कि भाई हर शनिचर वाले दिन इनको ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता, और वो इनको इतना ज़्यादा ख़राब लगता था कि मानो मतलब उस दिन के शनिवार के सवेरे से ही इनको ऐसा लगता था कि इनकी नाक में कस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल की जो गंध है, जो स्मेल है, वो मानो घुस के बैठी हुई है। और उनको भाई शीशे के गिलास में दिया जाता था ये तेल पीने को, और उस गिलास के अंदर अलग अलग खुराक के निशान लगे हुए थे। अब इसमें जो लेखिका हैं वो ये कह रही हैं कि भाई अगर वो बचपन में वो तेल नहीं भी पीती तब भी इनकी सेहत पे ज़्यादा असर नहीं होता, अब भी वो सेहतमंद ही रहती। अब इसमें ये कह रही हैं कि बच्चों चलो मैं आपको बताती हूँ कि तुम्हारे और हमारे समय में कितना फ़र्क आ चुका है, साथ ही में जो बचपन के शौक़ हैं वो भी हमारे तुम्हारे कितने बदल चुके हैं। अब लेखिका पहले तो ये कह रही कि उस टाइम पे घरों के अंदर टीवी या फिर रेडियो नहीं होता था, ग्रामोफोन होता था, और उस टाइम पे आइसक्रीम नहीं होती थी, कुल्फ़ी होती थी, पेटीज़ नहीं कचौड़ी समोसा होता था, और सहतूत फासले और खसखस का शरबत आता था, जबकि आजकल के ज़माने में कोक और पेप्सी आते हैं उनके जगह पे। और साथ में ये कह रहे हैं कि तब कोक और नहीं बल्कि उसके सामने साथ में उसकी जगह पे लेमनेड यानी कि नींबू पानी मिला करता था। और ये फिर लेखिका ये कह रही हैं कि भाई इनके जो भाई बहन थे उनकी ड्यूटी लगा करती थी कि रोज़ भाई एक व्यक्ति जाएगा और शिमला मॉल से क्या लेके आएगा, ब्राउन ब्रेड लेके आएगा। और साथ ही में इनके जो घर है उसमें इनको अलाउड था कि वो हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीद सकती हैं। ठीक है, अब लेखिका ये कह रही कि जब भी ये चॉकलेट खाती तो वहीं खड़े खड़े नहीं खाती, बल्कि वो उस चॉकलेट को घर ले आती, अपने बेड के किनारे रख देती, और रात में खाना खाने के बाद में सोने से पहले बढ़िया मस्त लेटे लेटे खाया करती थी। और फिर ये कह रही कि भाई उनको उस टाइम जो शिमला के काफल आया करते थे, काफल फल आया करता था, वो भी उनको याद है, जो कि खट्टा मीठा होता था और खूब रंग बिरंगा हुआ करता था। और ये कह रही लगेगा कि भाई अब तो उनको उनके बारे में सोच कर ही मुँह में पानी आ जाता है। और साथ में ये कह रही हैं कि भाई उस टाइम चेस्टनट भी आता था जो कि इनको बहुत अच्छा लगता था, और साथ ही में उस टाइम पर जो चूरन है वो भी आया करता था, और चना आया करता था जो कि सब बच्चे खूब लिया करते थे, गरम चना लिया करते थे, और कुछ बच्चे उसमें तेज़ मसाला यानी कि गरम मसाला भी खूब डलवाया करते थे। और उनके टाइम का मतलब जब वो छोटी थी तो उनके टाइम का एक गाना था, मतलब थोड़ा मशहूर गाना था। कौन सा गाना था? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। ठीक, ये गाना हुआ करता था जो कि ज़्यादातर बच्चों को पता था। अब इसमें लेखिका आगे ये कह रही हैं कि भाई जब वो छोटी थी तब वो शिमला रिज पर बहुत मज़े किया करती थी। मतलब जब वो छोटी तो अपने दोस्तों के साथ में और भाई बहनों के साथ में शिमला रिज पर वो बहुत मज़े किया करती थी। वहाँ पे इन्होंने घोड़ों की सवारी भी करी हुई है, और साथ ही में पता नहीं किस वजह से लेकिन इनको जो घोड़े हैं वो देखने में थोड़े से मूर्ख लगा करते थे।
और ये इसी बात पर घोड़ों पे हंसा भी करती थी। अब ये कह रही कि भाई शाम जब होती तो शिमला कह रहा हूँ, जब शाम हुआ करती थी तब जहाँ पे रहा करती थी वहाँ पे खूब सारे रंग बिरंगे गुब्बारे मिलते थे। और जब सूरज ढल रहा होता था तो वहाँ पर जो सूर्य अस्त की जो किरणें हैं जब वो पहाड़ों पर गिरती थी तो उसका नज़ारा देखने लायक होता था, मतलब बहुत ही कमाल का नज़ारा होता था। रात होते ही वहाँ पे अलग अलग दुकानों में बत्ती जलने लगती थी और वहाँ पे मतलब जो दुकानों की लाइटें और साथ में जो भीड़ आती जाती है उस कोलाहल इन सब का एक अलग ही मज़ा था। अब इसमें ये कह रही कि भाई वहाँ पे एक जगह थी जिसको स्कैंडल पॉइंट कहते थे और स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान थी जहाँ पर उस समय की जो सबसे तेज़ ट्रेन हुआ करती थी जिसका नाम था शिमला कालका ट्रेन, उसका मॉडल था। साथ ही में पटरी थी और छोटा सा रेलवे स्टेशन, एक खंबा और कुछ सुरंगें भी वहाँ पे बनी हुई थी। अब इसमें जो लेखिका हैं वो ये कह रही हैं कि भाई जब उनके टाइम पे कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाता था और जब भी हवाई जहाज़ निकलता था तो बच्चे जो है घर से निकल कर हवाई जहाज़ को देखने के लिए दौड़ते थे और उनको जब देखते तो उनको लेखिका को कैसा हवाई जहाज़ लगता था, उनको लगता था कि एक भारी भरकम बड़ा सा पक्षी है जो कि अपने पंख फैलाए क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अब इसमें लेखिका ये भी कह रही हैं कि भाई जहाँ पे मॉडल वाली जो दुकान थी उसके बगल में एक और दुकान है जो कि ये कभी नहीं भूल पाए क्योंकि उस दुकान में उनका पहली बार चश्मा लगा था। लेखिका की है क्या हो गई बेटा, नज़र जो हो गई है इनकी कमज़ोर। अब नज़र कमज़ोर होने के कारण लेखिका के क्या लगा है, चश्मा लग गया है। और जिस दुकान में लगा था वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। और डॉक्टर ने इनको ये भरोसा दिलाया था कि भाई चश्मा अगर लगाए रहोगे तो कुछ दिन में उतर जाएगा। लेकिन लेखिका ये कह रही कि वैसे तो डॉक्टर ने बड़ा भरोसा दिलाया था लेकिन भाई अब इतना समय हो गया लेकिन चश्मा अब अब तक चश्मा उतरा ही नहीं। और इसमें लेखिका ये कह रही कि जब इन्होंने पहली बार चश्मा लगाया था तो इनको थोड़ा अजीब लगता था, अटपटा लगता था। जो भी इनको देखता इनसे पूछता भाई क्या हो गया, आंखें कमज़ोर हो गई क्या। तो जो लेखिका है ये डॉक्टर की कही हुई सारी बातें उनको बता देती और साथ में ये भी कहती कि कुछ दिन में चश्मा उतर जाएगा, जो कि ये कह रही कि अब तक उतरा नहीं। अब ये कह रही कि शुरुआत में तो इनको जो चश्मा है वो पहनना थोड़ा सा अजीब लगता था और साथ ही में इनका जो चचेरा भाई है वो इनका मजाक उड़ाया करता था। कैसे मजाक उड़ाया करता था, तो उसने एक कविता बनाई थी इनके लिए जो कि है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यहाँ नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये कविता करके चिढ़ाया करता था कौन, इनका चचेरा भाई। अब इसमें जो लेखिका ये कह रही हैं कि इनको ये सुनने पे बुरा नहीं लगा और जब इनके भाई ने ऐसे मजाक किया तो ये गई अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी हो गई और ख़ुद को देखने लग गई, चश्मा उतार के फिर चश्मा पहन के खुद को ऐसे देखने लग गई। इनको कुछ अच्छा लगा, कुछ अटपटा लगा और कुछ इनको मजाकिया सा भी लगा। अब ये कह रही कि वहीं पे इनके एक छोटे भाई की टोपी थी, इन्होंने उस टोपी को उठाया अपने सिर पर रख लिया और उसके बाद उन्होंने खुद को जब आईने में देखा तो उन्हें वो बहुत ही मजाकिया प्रकार का थोड़ा सा लगा। अब ये कह रही कि उनको अब भी वो चश्मा, वो टोपी और साथ ही में वो जो सारी एक तरीके से कह सकते हो जो लंगूर की सूरत वाली जो कविता और जो पुराने दिन थे वो लेखिका को अब भी याद आते हैं। मतलब एक तरीके से लेखिका ये कह रही हैं कि भाई भले ही अभी ये बड़ी हो गई हैं लेकिन अभी इनको जब वो बच्ची हुआ करती, जब वो बहुत छोटी थी तो उनके बचपन की जो ये कमाल की घटनाएं हैं, कमाल की जो यादें हैं, ये अभी उनको अक्सर याद आती रहती हैं। अब ये कह रही कि इन दिनों वो शिमला में रह रही हैं और यहाँ पे कई प्रकार की टोपियाँ लगाती हैं और इनके पास में अभी कई सारी रंग बिरंगी टोपियाँ हैं और इनको ये जो टोपी है ये काफ़ी आरामदेह और काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये है हमारा बच्चों पूरा का पूरा पाठ। अब चलिए हम लोग ज़रा प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो बच्चों मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि जो लेखिका और लेखिका के जो भाई बहन हैं वो इतवार की सुबह क्या करते थे, अपने मोजों को धोया करते थे और जूतों को पॉलिश करके चमकाया करते थे। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, रिटर्न में पूरा आप ये लिख लो। बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती और जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। मतलब ये कह रहा है कि भाई जो लेखिका ने एक बात नहीं कही थी कि मैं तुमको बताऊंगी कि मेरे और तुम्हारे समय में कितना बदलाव आ चुका है, तो इस बात के लिए लेखिका ने कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे उदाहरण दिए थे। वो कौन कौन से हैं, तो बच्चों वो हैं हमारे, लेखिका अपने समय
से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। पहला है, तब उन दिनों में रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। पहले कुल्फी होती थी और अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा अब पेटीज में बदल गया है। और आखिरी पॉइंट था, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक पेप्सी अब मतलब कोक पेप्सी ने अब ले ली है। तो ये हो गया प्रश्न दूसरा। तीसरा क्या कह रहा है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। भैया लेखिका को चश्मा काहे लगाना पड़ा था? क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर उनको क्या कहकर चिढ़ाते थे। मतलब ये कह रहा है कि भाई उनको पहले तो ये बताओ चश्मा क्यों लगाना पड़ा, और दूसरा ये कह रहा है उनके चचेरे भाई क्या कह के चिढ़ाते थे। तो यहाँ उत्तर में लिख दो, लेखिका की नज़र कमज़ोर होने के कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यहाँ नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये कह के इनके भाई चिढ़ाया करते थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, जो कि कह रहा है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। मतलब ये कह रहा है कि भाई जो लेखिका जब छोटी थी, जब वो बच्ची थी, तब वो अपने टाइम पे किस चीज़ को, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ थी जो कि उनको बहुत अच्छी लगती थी और वो बहुत ही चाव से खाया करती थी, और कुछ फलों के आपको नाम भी लिखने होंगे। तो देखो यहाँ पे लेखिका अपने बचपन में कुल्फी, कचौड़ी, समोसा, गरम चना, चूरन, पेस्ट्री और चॉकलेट मज़ा लेकर खाती थी। और कुछ प्रमुख फलों के नाम काफल और चेस्टनट। अगला है हमारा, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। इसमें ये कह रहा है कि भाई जब लेखिका छोटी थी तब उनके टाइम पे जो हवाई जहाज़ की आवाज़ हो गई, या फिर जो ग्रामोफोन हो गया, शोरूम के अंदर जो मौजूद शिमला कालका ट्रेन का मॉडल हो गया, ये सब काफ़ी उनके लिए क्या थी, आश्चर्यजनक आधुनिक मतलब मॉडर्न चीज़ें थी। आप लोग के टाइम पे आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो भाई वो हो जाएंगी जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, ये सब हमारे आज के टाइम की क्या है, आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें। अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार में लिखो। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई आपके बचपन की कोई घटना है जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगी, उसको आप याद करके यहाँ पर लिखिए। अनुमान और कल्पना। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिनों गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। इसमें यह कह रहा है कि भाई 1935 से लेकर 1940, मतलब यही कोई तकरीबन 5 साल तक जो लेखिका का बचपन है वो ज़्यादातर कहाँ गुजरा है, शिमला में गुजरा है। अब ये कह रहे हैं कि आपको ये जो 1935 से लेकर 1940 के बीच का जो शिमला है उसके बारे में कुछ चीज़ें पता करनी होंगी। तो ये पता करने के लिए आप लोग इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हो 1935 to 40 शिमला, और हो सकता है आपको कुछ जानकारी उसमें मिल जाए। दूसरा ये कह रहा है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। इसमें ये कह रहा है कि भाई इस जो हमारा पार्ट दिया हुआ है इसमें जो लेखिका है उन्होंने सर्वर का प्रयोग करके सर्वर के माध्यम से अपनी बातों को और अच्छे से बताने की कोशिश की है। अब आपको बताना हो कि भाई ये जो सर्वर है, मतलब अनुमान लगाओ कि आखिर जो सर्वर है ये हो कौन सकता है। अगला है बच्चों यहाँ पे भाषा की बात। तो भाषा की बात में पहला है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अब ये कह रहा है कि जो क्रिया होती है, क्रिया किसको बोलते हैं, ऐसे शब्द जो कि काम बताएं। तो क्रिया जो शब्द हैं उससे क्या बनते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारने से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। इसमें यह कह रहा है कि भाई कई ऐसे क्रिया शब्द हैं जिससे हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि मारना से मार बन जाती है, हारना से हार बन जाता है, सीखना से सीख बन जाता है, पलटना से पलट बन जाता है। इसी प्रकार के कुछ शब्द आपको इस पार्ट से छांट कर यहाँ पे लिखने होंगे। तो ये मैंने आपके लिए 4 लिख दिए हैं, बाकी आपको
2-3 अपने से भी लिखने हैं। तो पहला बेटा क्या है, वो है बदलना। तो बदलना का बदलाव, चलना का चाल, धुलना का धुलाई और चढ़ना का चढ़ाई। इसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, जो कि ये कह रहा है 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दे तो पता चलेगा कि इनमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिणाम का आभास होता है। इसमें ये कह रहा है, देख समझिए, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। चलो आप समझाते हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध, इन तीनों ही चीज़ों से हमें किस चीज़ का पता चला है, 4 कुछ 1 लीटर का। और ये सब क्या है, ये सब या फिर तो किसी चीज़ की संख्या बता रहे हैं या फिर परिणाम बता रहे हैं। तो ये मेरे क्या कहलाएंगे, ये मेरे कहलाएंगे संख्यावाचक विशेषण। यानी कि ऐसे विशेषण जो कि परिणाम या फिर संख्या बचाएं, तो वो मेरे क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है। और ये कह रहा है भाई इसमें जो हम 4 दिन की बात कर रहे हैं, 4, उसमें हमको एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। और कुछ व्यक्ति में जो कुछ है, इससे हमको अनिश्चितता का प्रयोग पता चल रहा है, मतलब कि वाक्य के अंदर जो भी चीज़ है वो फिक्स्ड नहीं है, इसका पता चल रहा है, इसलिए ये हमारी अनिश्चित संख्या कहलाती है। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार से 1 लीटर दूध से परिणाम का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखो वाक्यों को पढ़ो, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद को लिखो। अब ये कह रहा है कि भाई जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं आपको उनको पढ़ना है, और जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं आपको इन वाक्यों को पढ़ना है, और फिर इसमें जो भी हमारा विशेषण का जो भी भेद है उसको छांट करके लिखना है। जैसे कि पहले दिया है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो देखो 2 दर्जन केले, 2 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 में हो जाएगा 24, मतलब इसको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। इसके बाद में 2 किलो अनाज, तो 2 किलो अनाज का अनाज कितना मांग रहा है, 2 किलो मांग रहा है, तो ये भी क्या हो गया, निश्चित हो गया। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया निश्चित परिणामवाचक विशेषण। सिर्फ परिणामवाचक छोड़ दो, निश्चित हटा दो, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, परिणामवाचक विशेषण हो गया। कुछ बच्चे आ रहे हैं, अब ये कह रहा है कि भाई कुछ बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, हमको नहीं पता कितने बच्चे आ रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। इसी तरीके से सभी लोग हंस रहे थे, मतलब जितने भी लोग मौजूद हैं वो क्या कर रहे थे, सबके सब हंस रहे थे, तो ये मेरा क्या होगा, ये हो गया मेरा अनिश्चित। ठीक है, ऐसे हम लोग निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण करते हैं। तीसरा है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए यह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। देखो इसमें ये कह रहा है कि भाई ऊपर हमारा एक वाक्य दिया है, कौन सा वाक्य दिया है कि भाई कपड़ों में मेरी जो दिलचस्पी है उसको मेरी मौसी जानती हैं। तो यहाँ पे मेरी शब्द 2 बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो मेरी शब्द है उसको 2 बार रिपीट किया गया है। और साथ ही में हमारा और क्या यहाँ पे कह रहे कि भाई इस वाक्य में जो हमारे रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी हैं ये संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब ये कह रहा है कि भाई सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम करते हैं। ठीक, और कह रहा है कि आपको अब पाठ के अंदर ऐसे ही सर्वनामिक विशेषण को छांट के लिखना होगा। तो भाई पाठ आपने अभी पढ़ा ही है, उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे 5, क्या आप आराम से 10 ढूंढ सकते हो। तो आपको 5 सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण ढूंढने हैं और यहाँ पे लिख देने हैं। अगला है कुछ करने को। तो इसमें पहला कह रहा है, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे, अपनी कल्पना से पोशाक की डिज़ाइन बनाओ। इसमें ये कह रहा है कि मान लो भाई आपको कहा जा रहा है कि आप खुद के कपड़े डिज़ाइन करो, मतलब खुद का कपड़ा बनाओ। तो अगर आपको ऐसा बोला जाता है तो भाई आप कैसे कपड़े बनाओगे, मतलब अपने लिए कैसी पोशाक बनाओगे, उसको आपको डिज़ाइन करने को कहा जा रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि भाई 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छू कर देखो और अंतर महसूस करो।
यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। इसमें ये कह रहा है कि एक काम करिए, अपने स्कूल में आप क्या ग्रुप बना लीजिए और फिर उस ग्रुप का काम क्या होगा कि वो ग्रुप जाएगा और अलग अलग प्रकार के जो कपड़े हैं उनको छू कर महसूस करके बताएगा कि ये भाई मेरे कौन से प्रकार का कपड़ा है। और साथ ही में आपको ये भी बताना है कि भाई किस प्रकार के जो कपड़े हैं उनको अलग अलग मौसम में पहनना सही होगा, मतलब मौसम के हिसाब से वो सही होंगे। तीसरा कह रहा है हतक रघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीके के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठी करो। इसमें ये कह रहा है कि भाई बताओ, अगर फैक्ट्री के अंदर कपड़ा बन रहा है तो आपको क्या करना है, उस बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। मतलब ये है कि आपको यहाँ पे बताना है कि भाई आखिर ये जो कपड़ा बन रहा है ये कैसे बन रहा है। और हमारे आज का आखिरी प्रश्न है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाक प्रचलित हैं। कक्षा में बच्चों और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करो। इसमें यह कह रहा है कि हमारा जो देश है उसमें अलग अलग प्रकार का खाना और अलग अलग प्रकार के कपड़े मौजूद हैं। अब आपको इसी विषय पे कि भाई जो अलग प्रकार के कपड़े और खाना मौजूद है, इसी विषय पे क्या करनी है, आपको अपने क्लास में बातचीत करनी है, मतलब चर्चा करनी है। तो ये तो हो गया बच्चों आज का हमारा पूरा का पूरा पार्ट 2 बचपन। अगर आपको इस पार्ट के अंदर कोई हिस्सा है जो कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब बच्चों हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।